Hello everyone, welcome to all on Easy Learning classes. Today we'll discuss about the questions which are specially based on genetics and molecular biology. और ये आपके DBT JRF के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज वेल एज CSIR नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, या फिर आप जितने बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स अटेंड करने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा. तो प्लीज़ इसे पूरा देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज अ पीएच इंडिकेटर इन एनिमल सेल कल्चर. यहाँ पे बात हो रही है कौन सा ऐसा इसमें से पीएच इंडिकेटर होगा जो कि एनिमल सेल कल्चर के लिए यूज़ होगा. तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिनॉल रेड. एक्रिडिन ऑरेंज क्या होता है? एक्रिडिन ऑरेंज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको कि हम लोग एज अ न्यूक्लिक एसिड फ्लोरोसेंट कैटायनिक डाई की तरह यूज़ करते हैं, और ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल साइकिल डिटर्मिनेशन में. सेकंड होता है ब्रोमोफिनॉल ब्लू. ब्रोमोफिनॉल ब्लू एक स्ट्रॉन्ग ब्लू डाई है जो कि ब्लू कलर की फॉर्म में अपीयर होता है, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं ट्रैकिंग डाई की तरह इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, या फिर कह सकते हैं पॉलीएक्रिलामाइड जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी यूज़ होता है. फिर क्या है कोमेसी ब्लू. ये भी आपका एक ट्राइफिनाइल मीथेन डाई है, और इसको हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं स्टेनिंग प्रोटीन के लिए. फिनॉल रेड. फिनॉल रेड आपका जब सेल का ग्रोथ होता है तो उस टाइम क्या होता है, कुछ मेटाबोलाइट्स रिलीज होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्स. उनकी वजह से क्या होता है, पीएच में चेंज होता है. उन पीएच को मेंटेन के लिए फिनॉल रेड यूज़ करते हैं. फिनॉल रेड क्या करता है, दो चेंजेस अगर होते हैं. पीएच 6.8 पे फिनॉल रेड आपका येलो में टर्न हो जाता है, वहीं पीएच 8.2 पे आपका जो फिनॉल रहता है वो पिंक पर्पल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये आपका इस तरह से फिनॉल रेड यूज़ किया जाता है एनिमल सेल कल्चर में पीएच को मेंटेन करने के लिए. इस फिगर में दिया गया 6.8 पे क्या हो जा रहा है, आपका जो पीएच है वो किस कलर में इंडिकेट कर रहा है, येलो कलर में. वहीं हाई पीएच पे मीन्स 8.2 पे पिंक पर्पल के कलर में इंडिकेट कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट दी. टेट्रासाइक्लिन किसको इनहिबिट करता है? इंट्रैक्शन बिटवीन टीआरएनए एंड एमआरएनए, ट्रांसलोकेशन ऑफ एमआरएनए थ्रू राइबोसोम, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड टीआरएनए टू राइबोसोम. इसका करेक्ट आंसर होगा बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड टीआरएनए टू राइबोसोम. टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, इनहिबिट करता है. ठीक है, क्या इनहिबिट करता है ये देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज डी. और एक्सप्लेनेशन क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, आपके 16S rRNA पे जाके बाइंड हो जाता है, और 16 rRNA आपका प्रेजेंट होता है 30S राइबोसोमल सब यूनिट में. ठीक है, जैसे वो बाइंड करता है आपका अमाइनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग से क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है, मीन्स रुक जाता है, वो बाइंड नहीं कर पाता है. किस साइड में बाइंड नहीं कर पाता है, 4 साइड, और ये 4 साइड प्रेजेंट होता है आपका राइबोसोम में. और इस तरह से जैसे ही वो इनहिबिट होता है बाइंडिंग से, तो आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस रहता है वो भी ऑटोमेटिकली इनहिबिट हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो टीआरएनए है वो बाइंड ही नहीं हुआ 4 साइड से, और जो 4 साइड पे बाइंड ही नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है. इसको एक फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं. मेजर क्लासेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटिंग एंटीबैक्टीरियल्स. कुछ यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के नाम दिए हुए हैं एंटीबैक्टीरियल्स के, लाइक क्लोरमफेनसॉल, ये बाइंड करता है 50S राइबोसोम को. अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ये बाइंड करता है 30S राइबोसोम को और इम्पेयर करता है प्रूफ रीडिंग. लास्ट टेट्रासाइक्लिन, आप देख सकते हैं यहाँ पे टीआरएनए को बाइंड होने से प्रिवेंट करता है टेट्रासाइक्लिन, और ये नीचे 30S सब यूनिट है, ये यहीं पे ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसको यहीं पे बाइंड करता है 16S आरएनए जो आपके प्रेजेंट होते हैं वो 30S पे ही प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ये बाइंडिंग करेगा, बाइंडिंग को ब्लॉक कर देता है, और इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस आपका कम्प्लीटली इनहिबिट हो जाता है. मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस इसके आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता है. ठीक है, ये इंडिकेट किया गया फिगर में कि आपका जो टेट्रासाइक्लिन है वो कहाँ इनहिबिट कर रहा है, 16S rRNA जो कि 30S राइबोसोमल सब यूनिट का पार्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स एनकोडेड बाय HIV जीनोम. इसमें पूछा गया कौन सा एंजाइम है जो कि इनकोडेड होता है HIV जीनोम से. पहला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दूसरा फॉस्फोलिपेज, फॉस्फेटेज एंड ATP सिंथेज. इसका करेक्ट आंसर होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो कि ऑप्शन फर्स्ट है. इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, HIV क्या है, HIV एक रेट्रोवायरस है. उसके पास एबिलिटी होती है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, मीन्स HIV का जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, और उसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने RNA को होस्ट सेल के DNA में इंसर्ट करके इन्फेक्ट करा सके. ठीक है, HIV के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी होता है जो कि एक RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कैटलिस्ट होता है, जिससे क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA का फॉर्मेशन होता है सिंगल स्ट्रैंड RNA से.
और जो रिवर्स, इससे क्या होता है, जो डायरेक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है, और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो होता है, डीएनए से आरएनए तक, ठीक है। तो इसलिए क्या हम लोग इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो अपोजिट वे में हो रहा है, दैट्स वाई इट्स नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं जो कि स्टेप्स के फॉर्म में दिया गया है, और इतने ही प्रोसेस आपके अकर होते हैं एचआईवी के पाथवे में। पहले आप देखिए एचआईवी का जो स्ट्रक्चर है वायरस का, उसमें आपका एक CD4 रिसेप्टर दिया गया है जो कि उसके सरफेस पे प्रेजेंट है। उसके कुछ को रिसेप्टर्स भी हैं लाइक CXCR4 एंड CCR5। पहला प्रोसेस होता है बाइंडिंग का, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ टी सेल एचआईवी बाइंड करता है आपका CD4 रिसेप्टर से। सेकेंड प्रोसेस होता है फ्यूज़न का, ठीक है, वायरस फ्यूज़ करता है होस्ट सेल के मेम्ब्रेन से। थर्ड होता है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड एचआईवी आरएनए जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं डबल स्ट्रैंडेड एचआईवी डीएनए में विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चौथा स्टेप होता है इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, आपका इंटीग्रेज एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। इंटीग्रेशन के बाद होता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, यहाँ पे ये फिफ्थ स्टेप है। एंड सिक्स्थ स्टेप होता है आपका असेंबली, ठीक है। और लास्ट स्टेप आपका होता है रिलीज़। जो न्यू वायरस होंगे पार्टिकल्स के वो रिलीज्ड हो जाएंगे होस्ट सेल से, और क्या होंगे, एक पार्ट आपका मेम्ब्रेन से आउट हो जाता है विद द फॉर्म ऑफ इन्फेक्टिंग अदर सेल्स। एक ऐसा सेल होता है जो कि अदर से उसके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अदर सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये 7 स्टेप्स आपके थे। पहला था बाइंडिंग, दूसरा था फ्यूज़न, तीसरा था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, चौथा था आपका इंटीग्रेशन, पांचवा था ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, छठवां था असेंबली, और लास्ट आपका जो स्टेप होता है रिलीज़ का। नाउ विच टेक्निक्स कैन बी यूज टू कंपेयर द एक्सप्रेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जीन्स इन 2 बायोलॉजिकल सैम्पल्स इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट। कौन सा ऐसा टेक्निक होगा जिसको हम लोग एक ही एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं कई सारे एक्सप्रेशंस को एनालाइज करने के लिए। तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका डीएनए माइक्रोएरे। डीएनए माइक्रोएरे एक ऐसा टेक्निक होता है जिसके हेल्प से हम लोग कई सारे जीन्स के एक्सप्रेशन को एक ही रिएक्शन में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइब्रिडेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर एमआरएनए के मॉलिक्यूल्स डीएनए टेम्पलेट के फॉर्म में ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, मतलब अगर आपको बहुत सारे सैंपल को एनालाइज करना है तो आप यूजुअली डीएनए माइक्रोएरे से कर सकते हैं। अब इसको एक फिगर के थ्रू समझते हैं कैसे होगा। इसमें 4 स्टेप्स अकर होते हैं। पहला होता है आरएनए आइसोलेशन, 2 सैंपल्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं, सैंपल ए एंड सैंपल बी ले सकते हैं। फिर इसमें से आरएनए को आइसोलेट किया जाता है। सेकेंड स्टेप होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड लेबलिंग का, ठीक है। इसमें हम लोग प्रोब यूज़ करते हैं। जैसे ही आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अकर हुआ, लेबलिंग हुआ, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो अरे हाइब्रिडेशन टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। और ये जो माइक्रो अरे हाइब्रिडेशन होगा उसको फिर एक स्कैनिंग करेंगे और एनालिसिस के थ्रू रिज़ल्ट को ऑब्जर्व करेंगे। ये था आज का सेशन। आई होप आपको ये पसंद आया हो एंड इजी समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियंस दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग कुछ और भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए।